नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696066089 8562008530। Hello everyone, my name is Saurabh Singh. Welcome to this new initiative. यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम कंप्लीट कर रहे हैं। 18 वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुके हैं। मेंस 22 जनवरी से ही होगा, बहुत चांसेस ऐसे ही हैं क्योंकि मेंस के फॉर्म वगैरह जमा हो चुके हैं और 21 तारीख तक उसको जमा करने की लास्ट डेट है। ये सब आयोग तक ये चीज़ें पहुंच जानी चाहिए, तो उसके हिसाब से यही लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि 22 जनवरी से मेंस करवा लिया जाएगा। इसलिए पढ़ते रहिए और इसकी नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। स्टडी फॉर सर्विसेज के जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी जानकारी के लिए इन 2 नंबर्स पे कॉल करिए। आप कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते हैं कि पेड ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। देखिए ये नंबर्स इन्हीं लिए है कि आप इस पर कॉल करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, ठीक है। जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए ताकि जो अपडेट्स आपको यूट्यूब के थ्रू नहीं मिल रही हैं वो यहाँ पर आपको मिल सकें, ठीक है। हर रोज़ के तरीके से पहले चारों क्वेश्चन का एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चंस अलग अलग डिस्कस करेंगे। GS1 से पहला क्वेश्चन आता है। देखिए ये क्वेश्चन सोसाइटी में भी आ सकता है, हिस्ट्री में भी आ सकता है। विमेन के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और भूमिका, 2 चीज़ें हैं, स्थिति और भूमिका में सुधार हुआ। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों पर चर्चा करें। क्या ऐसे फैक्टर्स काम कर रहे थे 19वीं और 20वीं शताब्दी के टाइम पे जिन्होंने क्या किया, विमेन के रोल और स्टेटस ऑफ वुमेन 19th and 20th सेंचुरी में चेंज हुआ। तो क्या फैक्टर्स काम कर रहे थे, पहला क्वेश्चन ये हो गया। सोसाइटी में भी पूछ सकता है, हिस्ट्री में भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट करना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। डू यू थिंक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन विद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। इस संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है? आपको क्या लगता है कि भारतीय संविधान संविधानवाद युक्त संविधान है या नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रोटेक्शनिज्म? संरक्षणवाद से आप क्या समझते हैं? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इस साल, तो क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में आपसे। क्या होता है ये तो पता ही होना चाहिए और इसके बारे में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस में एक टॉपिक्स है कि ग्लोबल लेवल पे जो ग्लोबल पॉलिसीज़ का इंडिया पर क्या असर पड़ता है या डेवलप्ड कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ का क्या असर पड़ रहा है। तो इस तरीके के जो मैटर हैं उसमें अक्सर WTO वगैरह पूछा जाता है। तो इस साल सबसे ज़्यादा न्यूज़ में यही रहा था कि ट्रेड वॉर पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि चाइना और US का जो ट्रेड वॉर रहा है उसके क्या इम्पैक्ट पड़े इंडिया के ऊपर। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है या एक क्वेश्चन आपसे ऊपर संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिज्म पे पूछ सकता है। तो आज प्रोटेक्शनिज्म पे करते हैं, इसके बाद एक ट्रेड वॉर पे भी क्वेश्चन कर लेंगे। सो हाउ विल द राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इम्पैक्ट इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट? संरक्षणवाद का जो उदय है वह भारत के आर्थिक हितों को किस तरीके से प्रभावित करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिक्स का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आप जो थियरीज वगैरह आप जानते हैं उसको यूज़ करके दिखाइए कि जो भी आप थियरीज पढ़ रखा है आपने, चाहे यूटिलिटेरियन थियरी पढ़ा हो, वर्चू एथिक्स पढ़ा हो, कांट को पढ़ा हो, गांधी जी को पढ़ा हो, विवेकानंद जी को पढ़ा हो, सबको भी यहाँ पे यूज़ करके दिखाइए इस स्टेटमेंट के अंदर आप। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि फियर हैज़ इट्स यूजेस बट कावर्डिस हैज़ नन। मतलब डर के तो अपने कुछ उपयोग हैं भी जीवन में, लेकिन कायरता का कोई उपयोग ही नहीं है। तो आपको बताना है कि कैसे डर और कायरता, जो हम लोग लगभग एक जैसा समझते हैं, तो कैसे ये दोनों डिफरेंस है और कैसे डर का फिर भी कुछ यूज़ हमारी लाइफ में है, लेकिन कावर्डिस जिसकी लाइफ में है, जिसकी लाइफ में कायरता है, उसका कहीं पे कोई भी उपयोग नहीं है। ये आपको बताना है, ठीक है। और उसको विस्तार से बताना है, इसको थ्योरीज के माध्यम से समझाना है, डायरेक्टली कुछ भी अंग्रेजी नहीं लिखना है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 1, द पीरियड ऑफ 19th and 20th सेंचुरी मार्क्ड द इम्प्रूवमेंट इन स्टेटस एंड रोल ऑफ वुमेन। पार्ट 1 कहता है कि कुछ इंप्रूवमेंट तो हुआ था स्टेटस और रोल ऑफ द वुमेन में। दूसरा पार्ट यही कहता है क्वेश्चन का कि डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज, कि 2 पार्ट में क्वेश्चन है कि रोल और स्टेटस में जो भूमिका और इनकी स्थिति में सुधार हुआ था, पहला पार्ट। दूसरा, इसके जिम्मेदार जो कारक हैं उनके बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कि वेरियस फैक्टर्स, एक इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो पूरे मामले को समराइज कर दे, ठीक है, पूरे मामले को एक तरीके से समराइज करे। तो कहता है कि वेरियस फैक्टर्स लाइक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वेरियस मूवमेंट लेड बाय इनलाइटेंड वुमेन एंड लेटर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। इसमें कहा कि 4 फैक्टर्स काम कर रहे थे। पहला बात तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। दूसरा कहा उसने फ्रीडम का स्ट्रगल, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तीसरा उसने कहा कि कुछ ऐसे मूवमेंट भी रहे हैं जिसको लीड किसने किया है, वुमेन्स ने। और चौथा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 फैक्टर ऐसे रहे हैं जिसने स्टेटस और रोल ऑफ वुमेन में क्या किया, परिवर्तन किया। कब? इस टाइम के बीच में। ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब परत पर परत हम पूरे ये जो 4 फैक्टर बोले हैं ना, इन 4 फैक्टर्स को आप एक एक पॉइंट में खोलते जाइए, डिटेल में लिखते जाइए, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके आएंगे प्रीलिम्स वाले फैक्ट काम में, ठीक है। हमने वही जो बात की, स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक सुधार आंदोलन जो थे, प्रबुद्ध महिलाओं के नेतृत्व में जो विभिन्न आंदोलन हुए और उसके बाद भारतीय संविधान ने चेंजेस किए हैं। पहला आप लिखेंगे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। इसके बारे में आपको पता है इसमें क्या क्या फोकस था। इसमें फोकस था चाइल्ड मैरिज पे, विमेन एजुकेशन पे, वीडो री मैरिज पे, सब विमेन से रिलेटेड ही लिखना है इस पॉइंट्स में, ठीक है। और सती, ये 4 चीज़ें थी जिसके ऊपर काम हो रहा था। तो इनको आप डिटेल में लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ लोगों के आपको नाम याद होंगे, उनके नाम लिखना पड़ेगा। तो लिखा है कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एम्ड एट रिमूविंग सोशल इविल्स लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी एक है, पॉलीगैमी बहुविवाह, रिस्ट्रिक्शन ऑन वीडो मैरिज पे रोक थी, और प्रोमोटिंग वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये काम किया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने। तो इस तरीके से स्टेटस और रोल ऑफ वुमेन का किया, अच्छा किया है। अब इसमें कुछ फैक्ट बस फटाफट लिख दीजिए। कब हुआ सती, कब खत्म हुआ? 1829 शायद, ठीक है, 1829 ही है, हाँ। सती एक्ट 1829 है। वीडो री मैरिज का 1856 है। इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। विमेन की जब बात आती है तो डीके कर्वे आते हैं, राजा राम मोहन रॉय आते हैं। वीडो री मैरिज की बात आती है तो सबको पता है कौन आता है, ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। और यही आते हैं जब विमेन के एजुकेशन की बात आती है, तो ये वाले लोग आ गए। ये आपका पहला पॉइंट आपने लिख दिया, ठीक है। पॉइंट 2 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल की इन्फेंटिसाइड जो सेक्स सिलेक्शन एट बर्थ था, बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसके लिंग के आधार पे फीमेल है या मेल है, उसके बाद उनका इन्फेंटिसाइड किया था। तो मतलब कह सकते हो आपकी भ्रूण हत्या कर दिया गया या बच्चा पैदा होने के बाद उसको मारा गया। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी इसके लिए उस समय आवाज़ उठाई गई लोगों के द्वारा। तो फिर एक्ट आता है, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1870 की एक एक्ट है। क्या इसने मैंडेट किया? इसने मैंडेटरी कर दिया क्या, पेरेंट्स को, जो माता पिता हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है बर्थ ऑफ बेबीज़ का। देखिए 1870 उस समय ये प्रावधान लाया गया था। कितना इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि आपको जैसे बच्चा पैदा हुआ तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ। इससे एक चीज़ इंश्योर हो जाएगा, पता चल जाएगा लड़का पैदा हुआ है लड़की पैदा हुआ। फिर इतने पे नहीं रुकना है, कुछ साल बाद अगर जैसे यहाँ लड़की पैदा हुई थी तो कुछ साल बाद आपको वेरिफिकेशन भी करवाना है कि वो जो बच्चा पैदा हुआ था, मान लीजिए 1872 में पैदा हुआ था, तो बच्चा जो लड़की पैदा हुई थी वो भी कहाँ है, तो उसका वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरीके से एक भय, एक डर पैदा किया जा रहा था उन लोगों के अंदर जो भ्रूण हत्या कर रहे थे या फिर बच्चा पैदा होने के बाद उनको मार दिया जा रहा था, ठीक है, जेंडर के बेसिस पे। तो ये एक्ट कब किया? 1870। प्रीलिम्स में देखिए ऐसे पूछ देते हैं, इसलिए याद करिएगा। नेक्स्ट क्या है? चाइल्ड मैरिज। हमने बात की इन्फेंटिसाइड का, हो गया। अब चाइल्ड मैरिज के लिए एक्ट कब आई? 1872। 1870 में ये आया है, फिर 72 में आता है बाल विवाह अधिनियम 1872। बाल विवाह पर रोक लगा दी गई, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, सती पढ़ लिया, वीडो री मैरिज पढ़ लिया, फीमेल इन्फेंटिसाइड पढ़ लिया और चाइल्ड मैरिज पढ़ लिया। ये चारों पढ़ लिए, चारों के एक्ट्स हमको याद हो गए। 1829, 1856, 1870 और 72, ठीक है।
एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कौन कौन सी एक्ट कब की हैं, याद हो जाएगा आपको, बस एक बार बिना देखे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, तो हमने पहला पार्ट पढ़ लिया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। दूसरा पार्ट हमने क्या बताया था, क्या एक इंपॉर्टेंट था, फ्रीडम स्ट्रगल उस समय काम कर रहा था। फ्रीडम स्ट्रगल किस तरीके से महिलाओं के सोशल रोल और जो उनका स्टेचर था सोसाइटी में उसको चेंज किया। तो आपको पता है कि पहले तो पार्टिसिपेशन हुआ, मास पार्टिसिपेशन। जब मास पार्टिसिपेशन गांधी जी के आने के बाद होगा तो महिलाओं को क्या करना पड़ेगा, वो घरों पे जो उनके लिमिटेड रोल्स में थी, अभी तक क्या एक हाउसवाइफ के तरीके से काम कर रही थी, तो कोई बहन है, लेकिन उनका जो एम्पावरमेंट था वो नहीं हो पा रहा था। तब वो घरों से बाहर निकल सकती थी, उनका भी एक पॉलिटिकल एटीट्यूड डेवलप हुआ, उनको भी पॉलिटिक्स की समझ हुई, उनको अपने अधिकारियों को समझ हुई, घर से बाहर निकलना सीखा उन लोगों ने। तो उनके जो रोल्स थे, जो अभी एक रोल में कैसे चेंज हुआ, रोल अभी तक क्या था, एक हाउस वाइफ के तरीके से थी, बहन के तरीके से थी, एक वाइफ के तरीके से थी, ये सारे रोल्स थे। लेकिन अब क्या एक रोल हो रहा है, एक लीडर के तरीके से निकल रही है औरत, ठीक है, एक मोटिवेटर के तरीके से निकल रही हैं। एक अगर फीमेल लीडर निकल रही तो बाकी सारी फीमेल्स को क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही हैं। एक फीमेल अगर पढ़ के क्या बन रही है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, तो वो बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन बन रही है। तो इस तरीके से रोल चेंज हो रहा है वेमेन का। इसका इंपॉर्टेंट एक कॉन्ट्रीब्यूशन किसका रहा है, स्वतंत्रता संग्राम का। दैट इज द मास मूवमेंट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। कब से मास मूवमेंट फेज कब से होता है, स्वदेशी वाला जो मूवमेंट है 1905 के बाद से, टू क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 तक जो ये मूवमेंट था, ये मास स्ट्रगल वाला मूवमेंट था। और इस समय कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम आपको पता होने चाहिए, सरोजिनी नायडू, प्रीतिलता वदेदार, उषा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर। तो ये क्या किया इन लोगों ने, दे सर्व्ड एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ये महिलाएं क्या बनी, बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में इन्होंने काम किया। और इस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल ने महिलाओं के रोल को चेंज किया, उनकी जो सोसाइटी में उनका स्टेटस है उसको चेंज किया। ठीक है, आप और भी पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, और थर्ड पॉइंट क्या था, हमने बोला था कि तीसरा ये कि महिलाओं ने भी कहीं कहीं नेतृत्व किया। तो वुमेन्स की कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जैसे आर्य महिला समाज, इनके कुछ के नाम याद रख सकते हैं, एक दो के, कहीं तो कहा मैं आ जाएगा यार मेंस में। तो आर्य महिला समाज किसके द्वारा था, पंडिता रामाबाई के द्वारा था। आर्य महिला समाज पंडिता रामाबाई के द्वारा। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। तो एक जो अभी तक पॉलिटिक्स जो थी इंडिया की, उसमें एक वैक्यूम था, वैक्यूम मतलब एक खाली जगह थी, महिलाओं के लिए वहाँ पे कोई स्थान नहीं था। तो वो एक वैक्यूम, एक खाली जो जगह थी उसको भरा किन लीडर्स ने, तो पीछे जो लीडर्स का नाम पढ़े उनका, या फिर आप कुछ बॉडीज़ का नाम बता सकते हो। क्या आपने पढ़ा, आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज कौन, इसको है पंडिता रामाबाई, पंडिता रामाबाई। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, इसका नाम आप लिख सकते हो। दो ऑर्गेनाइजेशन जो विमेन स्पेसिफिक निकली उनका नाम आप लिखो। फिर विमेन एजुकेशन, विमेन एजुकेशन ने एक फैक्टर का रूप में काम किया जो महिलाओं के रोल और स्टेटस को चेंज कर रहा है। क्या रहा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लिखोगे आप। 35 गर्ल्स स्कूल खोला इन्होंने बंगाल में। चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में बात करोगे, चार्ल्स वुड का प्रेशर 1854, जिसने इम्फेसाइज किया, जिसने जोर दिया महिलाओं के एजुकेशन के ऊपर। डीके कर्वे की बात करोगे आप, प्रोफेसर डीके कर्वे की बात करोगे, जिन्होंने क्या किया, इंडियन विमेन यूनिवर्सिटी 1916 में खोल दिया। इंडियन विमेन यूनिवर्सिटी कहाँ खोला, 1916 में खोल दिया। 10 द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ने किया क्या, इसने एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सर्व्ड एज लिबरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द होम सेंटर्ड इंडियन वुमेन। जो अभी तक होम सेंटर्ड थी, जो अभी तक सिर्फ घरों में कैद महिलाएं थी, उनके लिए एक नई एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी इन ऑप्शंस ने। ठीक है, तो अभी हमने सारे पॉइंट्स देख लिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप लास्ट में कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से फंडामेंटल राइट दिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, महिला हो चाहे मेल हो चाहे जो भी हो, सारी क्या नाम है, सबको, सारे जेंडर्स को इक्वल राइट्स होंगे। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स, फ्री इक्वालिटी। फिर डीपीएसपी में कैसे महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी में किस तरीके से महिलाओं की रक्षा और उनकी डिग्निटी की रक्षा करने की बात की गई है, जो हमारी एक ड्यूटी है। तो इस तरीके से आप बोलोगे कि फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ऑल्सो इंश्योर दैट वुमेन गेट देयर ड्यू रिस्पेक्ट एंड देयर ड्यू पोजीशन इन द सोसाइटी। तो इस तरीके से आप बोल के कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है,
The continued effort of women empowerment were further strengthened by the Constitution of Free India, which provide equal status to men and women and also provide positive discrimination against women. Positive discrimination का क्या मतलब है, जिसको आप रिजर्वेशन कहते हो मतलब आम भाषा में, उसको एक टेक्निकल टर्म में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, किसी से भी किसी को अलग करने के लिए कोई जो पहचान बनाई जा रही है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब डिस्क्रिमिनेशन यूजुअली हम समझते हैं नेगेटिव होता है, भेदभाव हमारे मन में आता है, सुनते ही हमको लगता है कोई किसी से भेदभाव कर रहा है, यानी कि कुछ गलत कर रहा है। तो उसको एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब है कि हम मेल को फीमेल से अलग समझ रहे हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेट तो कर रहे हैं लेकिन पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में क्या मतलब हुआ, यानी कि इस फीमेल को हम डिस्क्रिमिनेट तो किए, अब हम इसको कुछ पॉजिटिव फ़ायदे देंगे, जैसे इनको रिजर्वेशन देंगे जॉब के अंदर, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देंगे कि 33% जो पंचायत वाले इलेक्शन है वहाँ पे इनके लिए रिजर्वेशन और ये सब। तो हम पॉजिटिव लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन एक तरीके का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब संविधान और संविधानवाद के बीच में आपको अंतर करना है। डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो संविधानवाद पे आधारित है? क्या भारतीय संविधान संविधानवाद पे आधारित है? तो पहले आपको बताना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में अंतर क्या है। देखिए जहाँ इज्म आता है ना, ISM, किसी भी वर्ड के अंतर में कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, तो मतलब ये वाद मतलब एक किसी हम क्या बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है क्या होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, एक तरीके का आइडियोलॉजी है। पहला तो ये डिफरेंस हो गया आपका। दूसरा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन और इन दोनों में फिर अंतर से पहले ये तो समझना है कि क्या दोनों में कोई रिलेशन भी है। तो हाँ है। संविधानवाद क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, अभी इस शब्द से नहीं कंफ्यूज होना। संविधानवाद का मतलब समझ रहे हैं कि जब भी कोई भी कंट्री, कोई भी सोसाइटी रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम वो हम बात कर रहे हैं कि क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में संविधानवाद के क्या आपके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी बात करेंगे कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आर्बिट्ररीनेस नहीं होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो लीडर हैं या जो रूलर है उनकी पावर जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए। अब इसकी लिमिट कौन सेट करेगा? इसकी लिमिट कोई भी सेट कर सकता है। वहाँ के लोग कर सकते हैं, जुडिशरी कर सकती है, सोसाइटी कर सकती है, या कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि संविधानवाद उस फिलॉसफी को कहते हैं, उस आइडियोलॉजी को कहते हैं जो यह बताती है कि किसी भी राज्य में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उसके पावर्स क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे जुड़ा हुआ है? अब इस लिमिटेड पावर को इन्फोर्स कराने का एक तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन, समझे आप? मतलब पावर को लिमिटेड करने के और भी तरीके हैं, वन ऑफ देम है कॉन्स्टिट्यूशन। कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखो और कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दो कि जो रूलर होगा, यानी कि जो इंडिया के रिस्पेक्ट में जो गवर्नमेंट होगी उसके पावर अनलिमिटेड नहीं होंगे। तो अगर जब कोई कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ये खुद मेंशन कर दे कि वहाँ का जो पावर है, रूलर है, पावर है, उनका पावर अनलिमिटेड नहीं है, उसके ऊपर कुछ लिमिट है, तो हम कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, ये संविधानवाद पे आधारित है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे आधारित है। अभी तक समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से ये पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, वाइल कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू अ पावर मैप, पावर का मैप है। पावर मतलब शक्ति कैसे बटी रहेगी। मैप क्या बताता है? मैप बताता है किसी भी चीज़ का शेप क्या होगा, साइज़ क्या होगा, किस डायरेक्शन में है, मतलब जो भी उसके बारे में डिटेल्स बताता है। उसी तरीके से पावर का, किसी भी कंट्री के पावर का मैप, एक कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इट रिफर्स टू पावर मैप विच डिफाइंस पावर एंड फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट।
कॉन्स्टिट्यूशन काम यही है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कर रहा है, पावर बता रहा है, आपके फंक्शन बता रहा है, ठीक है। लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिफर्स टू एन आइडियोलॉजी which seeks to limit the arbitrary and totalitarian nature of any government, ठीक है, यहाँ पे वो बात आ गई। It seeks to establish constitution which upholds rule of law and democracy। हिंदी में कि संविधान क्या होता है, एक तरीके का पावर मैप है। पावर मैप है वो तो क्या बताएगा, वो सरकार की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित कर देता है। लेकिन संविधानवाद जो है वो एक विचारधारा है, और वह विचारधारा किसी भी सरकार की मनमानी और अधिनायकतावादी प्रकृति को सीमित करने का प्रयास करता है, ठीक। इस प्रकार यह एक ऐसे संविधान की स्थापना करना चाहता है जो कानून और लोकतंत्र के शासन को बनाए रखता है। समझ गया? नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टाइम अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री सीक्स टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हमने अभी तक क्या बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में अंतर क्या होता है। हमने बताया कि ये क्या करता है, संविधानवाद रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो किसी भी कंट्री का जब कॉन्स्टिट्यूशन लोग बनाना चाहते हैं तो क्या कोशिश करते हैं कि रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जाए, पावर ऑफ गवर्नमेंट को प्रिवेंट किया जाए, इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाता है, अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कर रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप कहेंगे कि संविधानवाद पर आधारित है। जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा है तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि इस कंट्री में संविधान तो है लेकिन यहाँ पे संविधानवाद नहीं है। ऐसा कोई एग्जांपल आपको याद है? ऐसा एग्जांपल है जर्मनी। हिटलर के टाइम पे क्या वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन था? हाँ था। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था? संविधान तो था लेकिन संविधानवाद था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि हिटलर के पावर को रोकने का कोई वहाँ पे मैकेनिज्म ही नहीं था। हिटलर मनमानी अगर कर रहा है, मुसोलिनी मनमानी कर रहा है, तो अगर इनको रोकने का प्रावधान ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो यहाँ पे संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा कि अधिकांशतः मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि किसी देश का लिखित संविधान संविधानवाद को बनाए रखने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि वह राज्य के अंगों की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित और सीमित करता है। जो गवर्नमेंट है उसके पावर को ये डिफाइन करेगा और डीलिमिट करता है, ठीक है। 10 कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सेड एज अ मीन्स टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इस प्रकार संविधान को हम संविधानवाद प्राप्त करने का एक क्या मान सकते हैं, एक साधन मान सकते हैं, ठीक है। एक पहला पॉइंट हो गया। लेकिन ऐसे भी देशों का उदाहरण है जहां संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है, जैसे हिटलर जर्मनी के टाइम पे, जर्मनी में हिटलर के टाइम पे जो व्यवस्था थी, ठीक है, ये रहा। सो नो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहाँ पर था क्योंकि उसके आर्बिट्ररी पावर को कोई रोक नहीं रहा था। सो इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको मिलेगा। वी ऑल्सो सी एग्जांपल्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है लेकिन क्या संविधानवाद है? हाँ है। वहाँ पर डेमोक्रेसी आप देखते हो, रूल ऑफ लॉ देखते हो। तो आप ये यहाँ पे हम कंक्लूजन में पहुँच गए कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना ज़रूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन होना और उसको रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट कर पाना ही संविधानवाद है, ठीक है। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन रहे फिर भी संविधानवाद ना रहे, और कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ना रहे फिर भी रहे, जैसे यूके का एग्जांपल। इसको फिर से आप पढ़िएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अब पूछता है क्वेश्चन इंडिया के बारे में। तो यस, आपको पता है कि इंडिया संविधान भी है और संविधानवाद भी इसके अंदर है। कैसे आपको पता होगा? कुछ फीचर्स आप बताइए। बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बेसिक स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास। ये सब क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कर रहे हैं कि आपके पावर की एक लिमिट है, आप इससे अधिक नहीं बढ़ सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर यही तो बताता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन सबका बाप है। आप उसको नहीं इस तरीके से नहीं अमेंड कर सकते कि उसकी मूल आत्मा ही खत्म कर दो आप, ठीक है। तो ये लिमिट कर दिया इसने इसके पावर को। फिर उसने बोला कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है कि हमको तो इतना अधिकार है ही कि हम बार बार देखेंगे कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। इस तरीके से वो क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट की पावर को क्या कर रहा है? लिमिट कर रहा है, ठीक है। अब इतना ही नहीं, जज कुछ गड़बड़ी कर दे तो जज को हटाने का अधिकार भी दे दिया है, तो जज के पावर को लिमिट कर रहा है। तो जो सिस्टम ऑफ चेक्स और बैलेंस है, ठीक है, ये क्या इंश्योर कर रहा है? जो सोसाइटी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेक्स और बैलेंस वाले सिस्टम वो क्या इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर सोसाइटी में
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संविधानवाद की स्थापना हो सके, हमारा जो संविधान है वो संविधानवाद की तरफ लेकर चल सके, दोनों में एक सामंजस्य रहे, इसको स्थापित करने के लिए क्या प्रोविजन है, जितने भी चेक्स और बैलेंस वाले सिस्टम आपको सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन में दिखते हैं, सॉरी वो क्या है इसीलिए। तो अब इनके कुछ के एग्जांपल आप लिख देंगे, काम बन जाएगा। तो मैंने लिखा कि यस इंडिया वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पहला, एंड इट इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच इंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेज ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका एक डायग्राम भी बना के आप शो कर सकते हैं। Thus, our constitution has ensured constitutionalism by prescribing power and procedure of the government along with judicial review. इस प्रकार हमारे संविधान ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति दे करके न्यायालय को यह इंश्योर किया है, यह सुनिश्चित किया है कि सरकार की शक्ति को निर्धारित किया जा सके और संविधानवाद को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन विद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। भारतीय संविधान संविधानवाद से युक्त संविधान है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो अभी मैंने पहली बार क्या पढ़ा, पहले पढ़ा कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक पावर मैप है, बस पावर कैसे कैसे फ्लो करेगी, क्या स्ट्रक्चर है वो बता देंगे। संविधानवाद क्या है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद दो केसेस कि संविधानवाद जो है उसके लिए चाहिए तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होकर भी वो नहीं होगा जैसे जर्मनी, या होगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है फिर भी संविधानवाद होगा जैसे यूके। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। इंडिया में हम बताएंगे किस तरीके से, वो सारे फीचर्स आपको याद रखने हैं लिखते समय जो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर रहे हैं। अब वो आप सब कुछ, फ्री इलेक्शन लिख दो यार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लिख दो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का नाम लिख दो, यूपीएससी का नाम लिख दो, और क्या नाम है, फिर हमने जुडिशियल रिव्यू का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, ये सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कर रहे हैं। इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन विद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटेक्शनिज्म क्या है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म की वजह से इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ेगा। संरक्षणवाद क्या है, इसके उदय से भारत के आर्थिक हितों को किस तरीके से प्रभावित होंगे। ये दूसरा पार्ट, 2 पार्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, जब वहाँ मेंस का पेपर मिले तो पहला काम तो यही करिएगा कि जितने पार्ट हैं क्वेश्चन के, 1 नंबर 2 नंबर वो लिख लीजिएगा, और दोनों को लगभग इक्वल टाइम दीजिएगा, इक्वल स्पेस दीजिएगा आंसर में। भाई दोनों के लिए अलग अलग नंबर मिलते हैं। कई बार ऐसा होगा मेंस लिखते समय, खासकर GS 3 में जब कुछ अटपटे से सवाल आ जाते हैं, मान लीजिए साइंस पे कुछ भी पूछ दिया उसने, वो 2 भाग में या 3 भाग में सवाल बना देते हैं। इसीलिए कि हो सकता है पहला पार्ट आपको ना आ रहा हो, दूसरा पार्ट वो अक्सर ये पूछ देते हैं कि इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, तो फिर इतना अंग्रेजी तो सबको लिखने आता है वहाँ पर। तो लोग करते क्या कि पहला पार्ट भले नहीं आ रहा है, दूसरा तीसरा पार्ट थोड़ा ठीक ठीक लिख देते हैं। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन 8 नंबर का था, तो जैसे भी 3 पार्ट में 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो कुछ तो यार 2-3 नंबर ले आओगे, 1-2 नंबर तो लाओगे। समझ रहे हैं आप। तो जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स को ध्यान में देना है और उसको अलग अलग आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 पार्ट। पहला पार्ट, प्रोटेक्शनिज्म क्या है। सो प्रोटेक्शनिज्म रिफर्स टू कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी, ध्यान सुनिएगा, जैसे यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसी, तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी विच रेस्ट्रिक्ट जो बाधा लगाती है किसके ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। किसी भी देश की आर्थिक नीति जो क्या करती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर किसी भी तरीके का प्रतिबंध लगाती हैं। और ये प्रतिबंध क्यों लगा रही हैं, टू प्रोमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्री या बिजनेस। फिर से डेफिनेशन याद कर लेते हैं। मतलब बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो एक कंट्री लगाती है किस चीज़ के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। क्यों लगाती है, टू प्रोमोट डोमेस्टिक ट्रेड या इंडस्ट्री। यही होता है क्या, प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद। ठीक है, अब पढ़िए डेफिनेशन। प्रोटेक्शनिज्म रिफर्स टू कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी that impose restriction on international trade in order to protect and promote domestic industries। ठीक है, उन नीतियों को कहते हैं जो अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाती हैं। अब ये प्रतिबंध किस तरीके से लगाए जा सकते हैं। पहला, टैक्स बढ़ा दो आप, जो
कस्टम ड्यूटी जो आपकी लगती है, कोई भी सामान बाहर से आ रहा है तो इंपोर्ट हो रहा है तो फिर कस्टम ड्यूटी उस पर बढ़ा दो आप, तो उस पर टैक्स लगा सकते हो। टैक्स वाले जो बैरियर लगाते हो आप उसको क्या कहते हैं, शुल्क आधार या टैरिफ लगा दो। दूसरा कोटा सेट कर सकते हो आप। आपको प्रोटेक्शनिज्म, हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रोटेक्शनिज्म करने के तरीके क्या क्या हैं। हमने पढ़ा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, ये तो क्या क्या पॉलिसी होती हैं। पहला क्या कि टैक्स बढ़ा दो, दूसरा क्या कि कोटा सेट कर दो कि भाई इंडिया से तो हम इतना ही सामान मंगाएंगे, अगर अमेरिका ऐसा कर दिया तो उस लिमिट से ऊपर जब जाएगा तो फिर वो एक्सेप्ट मान लो नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर और टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कोटा सिस्टम हो गया। तीसरा क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन कर दो, कुछ ऐसा मानकीकरण कर दो कि कुछ स्पेशल टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स रख दो। मान लो इंडिया में बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज़ होता है, अब हम हर साल अल्फांसो आम भेजते हैं, इनको अल्फांसो आम बेच रहे हैं गोवा वगैरह से। अब फिर इन लोगों ने एक साल ऐसा कुछ सिस्टम लगा दिया, कुछ मानकीकरण इस तरीके का कर दिया कि इसमें इतना % भी पेस्टिसाइड टाइप नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक मक्खी भी नहीं, जिंदा या मुर्दा कोई मक्खी का ट्रेस तक यहाँ नहीं होना चाहिए, वो टाइप। हाँ, अब पता चला इंडिया में यार वो गरीब आदमी वो पैकिंग वैकिंग करके भेज रहा है। हालांकि इसको बहुत ध्यान दिया जाता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी जो हमारे मटेरियल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सैनिटेशन और हाइजीन वाले रहें सब। लेकिन मान लो ऐसा कुछ मनमाना इन लोगों ने कोई सिस्टम लगाना शुरू कर दिया जिससे ट्रेड को निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको भी आप क्या रखोगे, प्रोटेक्शनिज्म के अंदर रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब कहोगे कि द रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज बाय यूएस एंड चाइना हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स का चाइना के साथ जो था वो ट्रेड डेफिसिट था, मतलब यूएस ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इनको पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, ये कमा रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों ने टैक्स वगैरह लगाना शुरू किया। जब इन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया तो चाइना ने भी शुरू किया। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेड वॉर कहते हैं, ठीक है, ट्रेड वॉर। हालांकि ट्रेड वॉर में और भी बहुत सारे डायमेंशन जुड़ गए आगे, सिर्फ टैक्सेशन से ही रिलेटेड नहीं था, ठीक है। तो ट्रेड वॉर बढ़ा। ट्रेड वॉर आपको क्या बताता है कि दुनिया में प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी बढ़ रही है, कि दुनिया में संरक्षणवादी प्रवृत्तियां जो हैं वो वृद्धि का संकेतक है, एक तरीके का जो यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर हुआ, ठीक है। अब पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि भाई इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म ऑन इंडिया, जो इंडिया पर इस बढ़ रहे प्रोटेक्शनिज्म का क्या असर पड़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, एक तो है बोल बच्चन अंग्रेजी लिखना, दूसरा है कुछ फैक्ट वक्त लिख लीजिए। तो जो मैं अभी बता रहा हूँ कुछ फैक्ट्स हैं, न्यूज़पेपर से मैंने निकाले हैं, उनको आप लिख लीजिए, कहीं पे काम आ जाएगा। तो ये कहता है कि वर्ल्ड बैंक एक डेटा देता है, कहता है कि जो इंडिया का जीडीपी है टोटल, मान लो हम 100 रुपया कमाते हैं, इसमें से 44 रुपया जो हमारा है वो डिपेंड करता है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। मैं एक्सपोर्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल ट्रेड कह रहा हूँ, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन जब ट्रेड वॉर हो रहा है तो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे असर पड़ सकता है, ठीक है। अब ये कैसे ही हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रेड वॉर वाले क्वेश्चन में, लेकिन बस इतना भी याद रखना है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही अफेक्टेड होगा। आपको ये लगता होगा कि हमेशा ट्रेड वॉर होगा तो आपको फ़ायदा ही होगा, ऐसा नहीं है। शुरुआत में आपको फ़ायदा हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर आपको नुकसान होगा, क्योंकि ये ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी इस तरीके से जुड़ी हुई है कि हो सकता है कि आप जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका माल आप कहीं और किसी कंट्री से मंगा रहे हो, यूएस से या चाइना से मंगा रहे हो। तो चूँकि ये पूरा ट्रेड वॉर की वजह से ये सब कुछ ख़राब हो चुका है, तो आपके पास वो माल नहीं चूँकि पहुँचेगा, तो आप माल नहीं पहुँचेगा तो आप फाइनल गुड नहीं बना पाओगे, फाइनल गुड नहीं बनाओगे तो एक्सपोर्ट कैसे करोगे। तो ये पूरा ग्लोबलाइज कंट्री इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से हमारा इंडिया का जीडीपी में 44% कहाँ से आता है, हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से आता है। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर ये ट्रेड वॉर इसी तरीके से चलता रहा तो इंडिया को करीब 1% हमारा जीडीपी का जो है वो नुकसान हो सकता है। अब 1% आपको लगेगा बहुत कम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता है एब्सोल्यूट टर्म्स में, ठीक है। इंडिया का जीडीपी कितना है ज़रा लिख के दिखाइए कमेंट सेक्शन में। पहला पॉइंट हो गया वर्ल्ड बैंक का डेटा। दूसरा, वैश्विक रूप से अनुमान लगाया जाता है कि संरक्षणवाद 31 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी में ढकेल सकता है, जिनमें से अधिकांश भारत में रहते हैं, कि इसकी वजह से 31 मिलियन पीपल क्या हो जाएंगे, फिर से पॉवर्टी के अंदर गिर जाएंगे। कैसे खींच के अभी बाहर आए। जैसे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने क्या बोला था कि 275 मिलियन लोगों को इंडिया ने बाहर निकाला है गरीबी की रेखा से। कैसे खींच के निकाला है, लेकिन फिर से अगर ये ट्रेड वॉर बढ़ा तो 31 मिलियन फिर से गरीब हो जाएंगे, और इसमें से मैक्सिमम कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। तीसरा पॉइंट,
ट्रेड वॉर हो रहा है तो सिर्फ यहीं पे मत सोचिए, हमारे डायस्पोरा के बारे में सोचिए। अब ये हो सकता है इस ट्रेड वॉर का असर आपको अलग कंट्रीज में भी देखने को मिले। मिडिल ईस्ट में अगर ये पहुंच गया तो क्या होगा, आपका जो डायस्पोरा रह रहा है, जो इंडिया के लोग ये मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा, इनका वहाँ पे काम धंधा बंद होगा। काम धंधा बंद होगा तो जो हमको रेमिटेंस में पैसा आता है, प्रेषण जो होता है पैसे का, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ से पैसा यहाँ पे भेज रहे हैं, तो वो पैसा कम हो जाएगा। वो पैसा कम होगा तो इंडिया में डिमांड कम हो जाएगी। इंडिया में डिमांड कम होगी तो क्या होगा, इकोनॉमी स्लो करेगी। ठीक है, और ये जो पैसा ये लोग भेज रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर हिस्सा होता है किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। तो फॉरेन एक्सचेंज का भी कुछ हद तक क्राइसिस आ सकता है इंडिया को। क्राइसिस तो नहीं आएगा लेकिन एक मेजर नुकसान तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके का ये पॉइंट फॉरेक्स से जोड़ सकते हैं आप। डायस्पोरा का नुकसान होगा और डायस्पोरा लौट के भारत आएगा। भारत में फिर अब वहाँ पर वो प्लम्बर का ही काम कर रहे थे लेकिन खूब सारा पैसा मिल रहा था, यहाँ पे तो प्लम्बर का काम करने पे उतना पैसा मिलेगा नहीं। फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कि इन लोगों को, एक तो इतने लोग को काम दो। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो किस तरीके से इकोनॉमिक चैलेंजेस क्रिएट होंगे एक डायस्पोरा वाला पॉइंट लिखने से। ठीक है, फिर उसके बाद जब ट्रेड वॉर होगा तो यूएस में मान लो नौकरी वोकरी नहीं मिल रही है, ये वो टाइप हो रहा है, तो वहाँ पे फिर वो H1B वीज़ा वाला फिर से कुछ कांड करना शुरू करेंगे कि H1B वीज़ा के अंदर हम आपको छूट नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो डायस्पोरा के चैलेंजेस आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब ग्लोबलाइजेशन से आप जोड़ो कि ट्रेड वॉर होगा तो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जब ग्लोबलाइजेशन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होते हैं और पूंजी का प्रवाह है वो भी क्या होगा, प्रभावित होगा। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रेन इन बायलेटरल रिलेशंस। जैसे जब दो कंट्री के बीच में ट्रेड वॉर होता है तो उसकी वजह से बायलेटरल रिलेशंस भी ख़राब होते हैं। जैसे अब यूएस ने इंडिया के लिए भी कहा था कि इंडिया के साथ हमारा जो बहुत ट्रेड में डेफिसिट है, जब हमारा ट्रेड डेफिसिट है तो उसने जीएसपी जो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस था, जीएसपी सिस्टम उसने क्या कर लिया, हटा लिया था। ठीक है, तो एक पॉइंट ये लिख सकते हो, 1-1.5 साल पहले की बात है। फिर WTO में बवाल वगैरह शुरू होते रहेंगे। हाउएवर दिस चैलेंज कैन बी कन्वर्टेड। अब फिर कंक्लूजन लिखना है तो यार पॉजिटिव ही लिखना है, तो फिर वहाँ पे लिखो कि किस तरीके से ट्रेड वॉर भी आपके लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। तो वहाँ पे क्या लिख सकते हो, आज की डेट में सबसे रिलेवेंट चीज़ क्या है, ऑफ कोर्स आत्मनिर्भर भारत। तो वहाँ पे बताओ आपकी, ठीक है यार ट्रेड वॉर हो रहा है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम आत्मनिर्भर भारत, जो कंपनियाँ चीन छोड़ के भागेंगी तो हम उसको इंडिया में बुला सकते हैं, मेक इन इंडिया, हमारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, सेल्फ रिलायंस इंडिया और ये सब टाइप आप बातें कर सकते हो। और एक और ख़ास बात कि जब ट्रेड वॉर होगा तो मान लो यूएस में नौकरी नहीं है, तो यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन होता था, बहुत काबिल लोग यहाँ से चले जाते थे यूनाइटेड स्टेट्स या और डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो भी वहाँ नहीं जाएंगे। जब वो वहाँ नहीं जा रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को टैप करें और उन लोगों के लिए ऐसे व्यवस्थाएं यहाँ पर करें कि वो अपना जो फुल पोटेंशियल है वो इंडिया को दे पाएँ। तो एक तरीके से चैलेंज में भी एक पॉजिटिविटी है। क्या पॉजिटिविटी एक ये है कि ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ आप बढ़ सकते हो। तो एक चैलेंज को एक तरीके की अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है। ठीक है, तो हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या पढ़ा है, वर्ल्ड बैंक का डेटा क्या, 1% लॉस हो सकता है जीडीपी में। दूसरा क्या, 31 मिलियन लोग कहाँ जा सकते हैं, गरीबी में। तीसरा क्या, हाँ यूनाइटेड स्टेट्स में जब दिक्कत होगी तो उससे क्या होगा, H1B वीज़ा वाला दिक्कत होगा। ठीक है, फिर ग्लोबल डिमांड ख़त्म होगी। फिर हमने क्या पढ़ा कि इंडियन डायस्पोरा के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे नौकरी नहीं रहेगी तो भाग के वापस आएंगे। फिर इंडिया में जो चैलेंजेस होंगे, फॉरेक्स के बारे में पढ़ा कि रेमिटेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर लास्ट में पॉजिटिव पॉइंट पढ़ा कि किस तरीके से ये चैलेंज भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिक्स का। फियर हैज़ इट्स ओन यूजेस बट कावर्डिस हैज़ नन। एलाबोरेट, मतलब डर के अपने उपयोग हैं लेकिन कायरता के नहीं। आप समझ रहे हो कि वो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि डर, हम नेगेटिव समझते हैं डर को हमेशा, लेकिन डर का भी कुछ फ़ायदा है लेकिन कायरता का कुछ भी नहीं, ये आपको बताना है। महात्मा गांधी जी की स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो फिर फियर को डिफाइन कर दीजिए, कॉवर्डियस को डिफाइन कीजिए और उसके साथ शुरू करिए। फियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, डर क्या होता है। अब आप अपने अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से समझाया है कि फियर इज़ एन इमोशन इनहेरेंट इन ह्यूमन साइकोलॉजी। हमारी साइकोलॉजी में, हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में जो साइकोलॉजी है हमारी,
उसमें फियर एक तरीके की इमोशन के रूप में इनहेरेंट है हमारी बॉडी में, कि सबको डर सबको लगता है, ठीक है। वो सुना होगा आपने ना, ड्यू का ऐड आता है, डर सबको लगता है गला सबका सूखता है, वहीं से बना लिया। फियर इज एन इमोशन इनहेरेंट इन ह्यूमन साइकोलॉजी कॉज्ड बाई, अब क्यों कॉज होता है फियर का? पहला, लैक ऑफ नॉलेज। दूसरा, कमिटिंग इमोरल एक्ट। तीसरा, अनसर्टेनिटी। देखिए, पहला हमने पढ़ा लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आपको उससे डर लगेगा। अब मौत के बाद क्या होता है नहीं पता, तो यार भूत से सबको डर लगता है ना। डेथ से सबको डर लगता है, डेथ के बारे में इतनी निगेटिविटी है कि डेथ से सब डरते हैं। फिर इमोरल, आप कोई एक्ट करते हो तो आप डरते हो। आप किसी का मर्डर कर दिया, आपने चोरी कर ली तो आप डरोगे, आपके अंदर एक भय रहेगा। तो ये हम देख रहे हैं अभी कि सोर्सेज क्या क्या है। पहला तो हमने पढ़ लिया कि एक इमोशन है, वो सबके अंदर इनहेरेंट है, लेकिन इसके सोर्स क्या हो सकते हैं? एक सोर्स हो सकता है जब आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता तो हम उससे डरते हैं, है ना। पुराने ज़माने में लोग क्या होता था, जब उनको नॉलेज नहीं होती थी कि बिजली क्या होती है तो देखते डर जाते थे। आज की डेट में भी उसके इम्पैक्ट से हम डरते हैं कि बिजली गिर गई तो क्या होगा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हम उसको समझ पाते हैं। तो हम घर में हैं तो घर में तो नहीं डरेंगे ना, हम समझ रहे हैं कि वो चीज़ क्या है, क्यों होती है, कैसे हो सकती है। तो नॉलेज नहीं होता है तो फियर बनता है। जिस जगह पे नॉलेज नहीं होगा वहाँ पे फियर डेवलप होगा। तो इसी का फ़ायदा कई लोग उठाते हैं कि नॉलेज ना होने का फियर, सुपरस्टिशन जो गांव में देहात में आपने देखा होगा कि फिर एक जो अंधविश्वास चलता है, उसका पूरा बिजनेस यही है कि नॉलेज ना होने के बेसिस पे आपके फियर को वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने लिखा कि लैक ऑफ नॉलेज, आपको ज्ञान नहीं होगा तो आपके अंदर भय होगा। दूसरा कि अगर आप कोई अमानवीय घटना कर देते हो, कोई ऐसी घटना करते हो, कोई ऐसा कार्य करते हो जिसको समाज की स्वीकृति नहीं प्राप्त है, तो ऐसे केस में भी आपको डर होगा, भय होगा। तीसरा, अगर आप किसी भी अनसर्टेनिटी से डरते हो, ठीक है, जैसे आपको किसी माउंटेन पे जाना है आपको तो उससे डर सकते हो। आप कोई एक्सपेडिशन पे जाना है, किसी खोजबीन में जाना है उसकी तरफ, उससे डरते हो, ठीक है। आप अपनी अनसर्टेनिटी से और कैसे डरते हो? अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। कई लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है कि कब तक पापा पैसा लेंगे। फ्यूचर अनसर्टेन है, हमेशा ही पैसा नहीं मिल सकता, तो ठीक है, क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के अपने बेसिस पे खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है कि मतलब रिसोर्सेज की अनसर्टेनिटी है यहाँ पर, तो अपने पढ़ लो भैया। दूसरा, सबको पता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो तेल जला रहे हैं हम लोग, कोयला जला रहे हैं, भाई एक बार ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इस भय की वजह से हमारा क्या डेवलप हुआ? चलो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ चलते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज क्या? जो खुद से फिर से उत्पन्न हो जाए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनकी तरफ मूव करते हैं। तो ये आपका भय था, ये अनसर्टेनिटी होती है अगर फ्यूचर के बारे में, तो आपको भय होगा और वो भय इस तरीके से काम करेगा। तो मैंने एक डिफिनीशन लिख दिया। अब कावर्डिस या कायरता का क्या है? इट इज़ अ निगेटिव वैल्यू, ये एक तरीके का निगेटिव मूल्य है, नकारात्मक मूल्य है जो मानव की क्षमताओं के प्रति अज्ञानता को दर्शाता है। आप कायरता जब जिसके अंदर होगी वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मना कर रहा है कि मानव के अंदर असीम क्षमताएं हैं। वही मानव है जिसने मतलब आज की डेट में माउंटेन से लेकर ज़मीन, दुनिया की सबसे गहरी जगह से लेकर सबसे ऊंची जगह तक जा चुका है। स्पेस में आप जा करके कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हो, वहीं पर एक कायर आदमी होगा जिसके लिए सब कुछ बहुत बड़ा पहाड़ होगा। तो यह जो कायर आदमी वो क्या कर रहा है? वह उन मानव की उस असीम क्षमताओं को का आदर नहीं कर रहा है, निरादर कर रहा है, और इस प्रकार वो उस इंसान की निष्क्रियता को दर्शाता है। मतलब यह जो कायरता है वो उसकी निष्क्रियता को दर्शाती है, ठीक है। तो एक तरीके का निगेटिव वैल्यू है विच इज रूटेड इन इनएक्शन, निष्क्रियता एंड इग्नोरेंस अबाउट ह्यूमन कैपेबिलिटीज। ह्यूमन बहुत कैपेबल है और इस कैपेबिलिटी को आप इग्नोर कर रहे हो। कायरता यही चीज़ है, एक तरीके का वाइस है, वाइस, ठीक है। अब आप बताओ कि फियर के अपने बेनिफिट्स हैं। फियर के बेनिफिट्स कैसे, क्या क्या हो सकते हैं? पहला, फियर ऑफ समथिंग ऑफन एक्ट एज अ मोटिवेटर। पहला पॉइंट है, इट एक्ट्स मोटिवेटर। ये आपके उत्प्रेरक का काम करता है। आपको क्या करता है? प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है, ठीक है। कैसे? अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि द फियर ऑफ वाटर कांट गो विदाउट गेटिंग इनटू वाटर।
कि अगर आपको तैरने से डर लगता है तो डर तभी खत्म होगा जब आप पानी में उतर के तैरना शुरू करोगे, है ना। तो यही कहना चाह रहा है कि जब तक आप उस फियर को फेस नहीं करोगे आप डरते रहोगे। तो इस तरीके से फियर को पॉजिटिव सेंस में अगर मैं लूँ तो एक तरीके का मुझे मोटिवेट करता है। अगर मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे को इससे डर लगता है तो मेरे लिए सबसे सही तरीका होगा क्या, कि लेट्स फेस इट, पहला पॉइंट। दूसरा, इट वॉज द फियर ऑफ फायर दैट वी लर्न टू टेम एंड कंट्रोल इट। यह आग का डर ही था जिसने हमें उसे काबू करने पे और उसे नियंत्रित करने के लिए सिखाया है, के लिए प्रेरित किया। आग से हम डरे और फिर किसी को तो मोटिवेशन मिला होगा कि लेट्स टेम इट, इसको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो वो डर किस तरीके से अपॉर्चुनिटी में क्रिएट हुआ, ये बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, ठीक है। और एग्जांपल्स आप जो बता सकते हो कि किस तरीके से फियर पॉजिटिव है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। देखें आप लोग का दिमाग कितना चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विवेकानंद जी कहते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ठीक है, यानी कि फियर इज इक्विवेलेंट टू डेथ और स्ट्रेंथ इज लाइफ। तो लाइफ अगर जीनी है तो स्ट्रेंथ की तरफ आगे बढ़ना है। 10, फियर क्या करता है, एक तरीके का कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम करेगा आपको कि आप स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ो। ठीक है, कि ऐसे मोटिवेटर लोग हैं, ऐसी फिलॉसफी है हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में, जो खुद कहती है कि फियर को छोड़ो और करेज की तरफ बढ़ो। दूसरा, वॉट डज नॉट किल यू सिंपली मेक्स यू स्ट्रांग। अच्छा, बैटमैन देखी होगी आपने, बैटमैन में जोकर ये कहते हैं, हालांकि वो स्ट्रेंजर यूज़ करते हैं। वॉट डज नॉट किल यू सिंपली मेक यू स्ट्रेंजर वो बोलते हैं, उसका अलग फिलॉसफी है मूवी के हिसाब से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वॉट डज नॉट किल्स यू सिंपली मेक्स यू स्ट्रांग, कि हर वो चीज़, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस आपका लाइफ का जो आपको मारता नहीं है ना, जिससे आपकी मौत नहीं हो गई, तो एक तरीके से आपने उस चीज़ पे तो विजय पा ली, यानी कि आप उस चीज़ के लिए तो इम्यून हो चुके हो, यानी कि उससे ज़्यादा आप स्ट्रांग हो। समझ में आ रही बात। तो कहता है कि जो आपको मार नहीं सकता वो आपको मजबूत ही बनाता है। उसने आपको एक एक्सपीरियंस दे दिया लाइफ में। ठीक है, जो अब जैसे मान लो यार कोविड है, फिर इम्यूनिटी वाली बात है वही, कि एक तो वो है कि भाई कोविड हुआ और मामला ख़त्म, मरी गया आदमी, एक वो जो इम्यून हो गया। तो वहाँ पे ही सेट कर लो कि व्हाट डज नॉट किल्स यू सिंपली मेक्स यू स्ट्रांग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे एकदम फिट बैठ रही है। तो एक तरीके से ये है कि फियर आपको ये बताता है, फियर के पीछे की फिलॉसफी यही है कि अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है तो आप कहोगे कि या तो इधर इट विल किल मी और इट विल मेक मी स्ट्रांग। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं ना कि इधर यू विल लूज और यू विल लीड, हारोगे तो यू विल टीच। मतलब अगर कुछ लड़ाई लड़ी उसमें आप सफल नहीं हुए तो यू विल गेन एक्सपीरियंस, तो आप लोगों को सिखा सकते हो, और जीत गए तो फिर तो ठीक ही है ना। ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फियर ऑफ डेथ इज इंस्टिल विल इंस्टिल स्पिरिट टू फाइट द एडवर्सरीज। मौत का लोगों को डर होता है। आप छोटे छोटे एग्जांपल देते हैं, जैसे मौत का डर होता है तो फिर उसके लिए ह्यूमंस को शुरुआत में मौत का डर लगा होगा, तो क्या किया, घर बना के रहने लग गया। फिर डर लगा जंगली जानवर से, तो एक साथ सब लोग रहना शुरू किया, कॉलोनीज डेवलप हुई। फिर बीमारियां आई तो लोगों ने वैक्सीन खोज ली। फिर एक दूसरे को मतलब साइंस आ गया, ह्यूमन ने नेचर तक को चेंज कर दिया। किस लिए, क्योंकि फियर था। तो आप ये देखोगे कि फियर किस तरीके से कॉन्स्टेंटली इन ह्यूमन के इवोल्यूशन में कितना मेजर रोल प्ले करता है। ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर हमने वो फॉसिल फ्यूल वाला पॉइंट पढ़ा है। फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहे हैं तो हमको अनसर्टेनिटी है एनर्जी को लेकर के, एनर्जी का फियर है हमारे अंदर, तो हम एनर्जी कहाँ से लाएंगे, इसलिए हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या बना दिया, 1945 के तहत क्या बना दिया, एटम बॉम्ब। अब पूरी दुनिया डर गई कि उसने एटम बॉम्ब बना दिया। हिरोशिमा नागासाकी में उसका क्या देख लिया, एक ट्रेलर देख लिया उन लोगों ने। फिर पूरी दुनिया के अंदर एक फियर जो डेवलप हुआ, फियर की देन क्या रही, एक तरीके की आर्म रेस डेवलप हुई। सबके पास अपना न्यूक्लियर बॉम्ब, फटाफट फ्रांस ने बनाया, यूएसएसआर ने बनाया, फ्रांस ने बनाया, यूके ने बनाया, चाइना ने बनाया,
इंडिया का पता ही होगा, पाकिस्तान, इंडिया ने बनाया फिर पाकिस्तान कैसे पीछे रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या ये देख रहे हो कि फियर की वजह से किस तरीके से एक न्यूक्लियर डिटरेंस डेवलप हुआ है। फियर तो एक तरीके का पॉजिटिव पॉइंट अगर लें तो फियर क्या है, एक तरीके का पीस सोसाइटी में डेवलप कर रहा है, क्योंकि आपके पास फियर है कि उसके पास न्यूक्स हैं, न्यूक्लियर वेपन है, तो ये पीस डेवलप कर रहा है, डिटरेंस, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने अब तक क्या पढ़ा है कि भाई फियर के पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे एक तरीके का मोटिवेटर है। दूसरा क्या बोलोगे कि उसने ही हमको आग पे कंट्रोल करना सिखाया, मतलब किस तरीके से हम अपनी एडवर्स सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमन के इवोल्यूशन में फियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। विवेकानंद की स्टेटमेंट, बैटमैन आ जाएगा बीच में, फिर साइंस के बारे में, वैक्सीन के बारे में, फिर लास्ट में न्यूक्लियर डिटरेंस के बारे में आप बात कर सकते हो। ठीक है, फिर कुछ फिलॉसफी डालते हैं, ये सभी विवेकानंद को अब तक यूज़ कर चुके हैं। अब वर्चू एथिक्स के बारे में बात करेंगे। वर्चू एथिक्स मतलब वो होता है, वो फिलोसोफर्स जो कहते हैं कि ह्यूमन के कैरेक्टर को सुधारो। एथिक्स को सुधारने का क्या तरीका है, किसी भी लाइफ में किसी के बिहेवियर में एथिक्स इंश्योर करने का एक तरीका ये है कि लॉ, नियम कानून बनाओ। दूसरा तरीका क्या होता है कि उस आदमी के बिहेवियर में चेंज करो, उसको खुद एथिकल बना दो, यानी कि उसके मूल्यों में परिवर्तन करो। तो उसमें यही कह रहा है ये कि वर्चू एथिक्स वाले क्या कहते हैं कि मूल्य में परिवर्तन करने की बात करते हैं। तो वर्चू एथिक्स वाले कहते हैं कि फियर, जैसे सोक्रेटिस कहते हैं, सोक्रेटिस क्या बोलते हैं कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। एक ऐसी लाइफ जिसका मतलब आप एग्जामिन नहीं कर रहे हो चीज़ों को, आप चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, जो दिखाया जा रहा है उसको मान ले रहे हो, जो सुनाया जा रहा है वो मान ले रहे हो, आप उसको एग्जामिन और क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तो ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर ये करना है तो आपके अंदर फियर नहीं चाहिए भाई, तब तो क्या चाहिए, करेज चाहिए। ठीक है, तो वर्चू एथिक्स वाले भी कहते हैं कि फियर को छोड़ के क्या किधर पढ़ना है, आपको करेज की तरफ पढ़ना है। सो इट इज़ अ फियर ऑफ सोशल सैंक्शन। और वो वाली बात, एक मोरालिटी वाली बात कर लेते हैं। कई बार सोसाइटी एक तरीके का इनफॉर्मल प्रेशर बनाती है लोगों के ऊपर कि वो मोरल एक्ट करें। जैसे सोसाइटी के कुछ नियम कानून है, ठीक है, सोसाइटी के कुछ नियम कानून है, उन नियम कानून को आपको फॉलो करना है। जैसे विमेन की इज्जत करनी है, तो कई लोग होता है कि हो सकता है उनके मन में ये चीज़ ना हो, उनके मन में विमेंस के प्रति इज्जत ना हो, लेकिन जस्ट बिकॉज सोसाइटी का डर है, इसलिए एटलीस्ट इसी डर के तहत वो विमेन की इज्जत करेंगे, है ना। तो ये पॉइंट आपको क्या दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं फियर ज़रूरी है सोसाइटी में मोरालिटी को इन्फोर्स करने के लिए। आप डेथ सेंटेंस क्यों देते हो, डेथ सेंटेंस का क्या रीज़न है कि हम डिटरेंस क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में। कोई भी आदमी ऐसा गुनाह करने से पहले 10 बार सोचेगा, वो भी फियर से रिलेटेड है कि फियर इज इक्वल टू रिफॉर्म। ठीक है, कावर्डिस का क्या था कि कायरता का क्या था, कायरता इज अ वाइस क्रिटिसाइड बाय वर्चू एथिसिस्ट लाइक प्लेटो और एरिस्टोटल। प्लेटो और एरिस्टोटल ने कायरता को क्या किया है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, सोक्रेटिस कहते हैं कि वर्ल्ड इज नॉट फेसिंग डेंजर फ्रॉम इविल्स बट फ्रॉम दोज हु डू नॉट स्पीक अगेंस्ट इट। मतलब दुनिया को उनसे खतरा नहीं है जो गलत काम कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों से ज़्यादा खतरा है जो इस गलत काम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, मतलब वो कायर हैं। ऐसा क्यों होगा, इससे क्या होगा कि जब आप आवाज़ नहीं उठाओगे इन चीज़ों के खिलाफ, तो वो जो भी गलत आदमी है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर अगली बार वो जो गलती करेगा वो और बड़ी लेवल की करेगा, अगली बार और बड़ी लेवल की करेगा। तो आप ना बोल के इसके खिलाफ सिर्फ अपने खिलाफ नहीं गलत कर रहे हो, पूरे समाज के खिलाफ गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने उस ऐसे पेड़ को बड़ा होने दिया जो आगे चल के क्या करेगा, यहाँ के सारे रिसोर्सेज को ख़त्म करेगा, यानी कि वो ऐसा पाप बनने वाला है जो सबको नुकसान देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉवर्डिस क्यों खतरनाक है ये और लिखना है। फिर हमने एक पढ़ा था कि इसने निष्क्रियता को ये बढ़ावा देगा। अब एक सिविल सर्वेंट है जो अपने सोसाइटी में अपने ऑर्गेनाइजेशन में गलती देख रहा है, लेकिन गलती देखने के बाद भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये नहीं कहोगे कि वो डरा हुआ है, डरा नहीं है, वो कायर है। डर तो होता है कि डर में ठीक है, डर एक पॉजिटिवली देखा जा सकता है कि डर एक जायज़ चीज़ है। डर में आप कैलकुलेट करते हो अपने रिस्क को, रिस्क जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप जब ये देखोगे कि ठीक है मैं अगर इसके खिलाफ बोलता हूँ तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, मेरा मतलब इसके खिलाफ बोला करप्शन के खिलाफ तो मेरा ट्रांसफ़र हो सकता है बहुत चल के मेरा सस्पेंशन हो जाए, मुझे को कहीं फंसा दिया जाए, ये सब ठीक है। तो ये होगा, यहाँ पर आप इवेल्युएट करें या मेरी फैमिली को कुछ दिक्कत होगी
ये है, ये फियर है। लेकिन इस फियर के बाद आप कोई एक्शन तो लोगे ना। फियर से डर के आपने एक्शन ही नहीं लिया तो वो हो गया कॉवर्डिस, मतलब कायरता। इस फियर के बाद भी अगर आपने एक्शन लिया तो फिर आप क्या हो गए? करेजियस। क्यों? क्योंकि फियर के बाद भी एक्शन लेना क्या मूर्खता थी? नहीं थी। क्योंकि जब आप सिविल सर्वेंट होते हो तो आपके पास तरीके के सिस्टम्स हैं अपने आपको इन्फोर्स करने, मतलब इंश्योर करने के लिए। विशल ब्लोअर एक्ट है भाई, उसके तहत आपको प्रिवेंशन प्रोटेक्शन मिलेगी। आप एक अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हो, उसके तहत आपको कुछ पोजीशन के तहत कुछ प्रोटेक्शन मिली हुई हैं। आपके पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है सोसाइटी में, लोकपाल है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो हैं। तो ये सारी सिस्टम होने के बावजूद अगर आपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो आप कायर हैं, ना कि आप फियरफुल हैं। अगर आपको और कोई एग्जांपल मिले कि किस तरीके से फियर और कावर्ड, कोई एग्जांपल मिले या कुछ और एक दो पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहो, हिंदी इंग्लिश में जो भी हो यार, लिखना सीखो भाई प्लीज़। एक दो कमेंट ऐसे भी लिखा करो। आप लोग देखता हूँ बस थैंक यू लिखते हो, ठीक है, थैंक यू करते हो आप लोग। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे एफर्ट्स को आप लोग को पसंद आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी कुछ हो प्लीज़ वहाँ पर ऐड करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।